तो डियर अब मैं जो पिछले क्लास में हमने आपको दिया था तो वो था प्री एक्लेम्सिया के बारे में। तो अभी जो ये मेरा मिडवाइफरी का क्लास जो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, ये मिडवाइफरी का क्लास हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर के बारे में है। ठीक है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान मदर को हाइपरटेंशन कितना सीवियर हो जाए तो फिर क्या होता है, उसको कैसे मैनेज करना होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए नॉर्मली जो है कि 120/80 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, 140/90 तक जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उससे ऊपर जा रहा है तो हाइपरटेंशन होगा। वैसे जनरली भी हाइपरटेंशन वैसे होता है। तो डियर आज चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जो प्री एक्लेम्सिया था, सीवियर प्री एक्लेम्सिया था, सीवियर प्री एक्लेम्सिया था, उसमें जो है कि सीवियर होने के बाद यही जो प्री एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो जाता था। तो आज हम बात करेंगे एक्लेम्सिया की। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप लोग जल्दी से इसको जो है कि पूरा वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए। और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, थोड़ा सा मुझे भी लगेगा कि मैं और कितना अच्छे से पढ़ाऊँ या फिर कोई ऐसा हो तो। लेकिन आप लोग बिल्कुल नहीं, ना कमेंट करते हैं और ना ही लाइक करते हैं, और वीडियो तो पता नहीं पूरा देखते हैं कि नहीं। ठीक है, और बाकी अगर आप देखते हैं तो थैंक यू सो मच। और हमें आप सजेशन दे सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसे ऐसे सही है या फिर और कैसे सही है। और वीडियो अगर अच्छा लगा, अगर नॉलेजफुल लगा अगर आपको, तो फिर लाइक करने में क्यों कोताही बरतते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। शेयर करने से क्या होगा कि बाकी जो हैं वो कहेंगे कि अरे यार वो वीडियो दिया था तुमने यार, बहुत अच्छा था, उससे मेरा काम चल गया और उसी से मैं पढ़ा था, वही सब आ गया। ठीक है, तो डियर मैं अब एक्लेम्सिया के बारे में आपको बताऊंगा आज। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इसको जल्दी से चलिए आइए पढ़ लेते हैं और पूरा एकदम अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, एक्लेम्सिया क्या होता है। लेकिन डियर देखिए, इसको समझने के लिए आपको इससे पहले प्री एक्लेम्सिया वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, प्री एक्लेम्सिया वाला वीडियो देखना पड़ेगा जो कि इससे पहले हमने बनाया अभी। ठीक है, वीडियो डाला है। ठीक है, संडे को सुबह में, तो वो डाला हमने। और नीचे इसका लिंक, जो प्री एक्लेम्सिया का लिंक है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उस लिंक पे क्लिक करके फर्स्ट इस वाले वीडियो पे जा सकते हैं। इसको देखने के बाद इसको देखिएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्लेम्सिया क्या है, एक्लेम्सिया क्या है, इसके साइन सिम्टम, कितना ख़तरनाक है, कितना इफ़ेक्ट कर सकता है, या फिर कैसे मैनेज करना होता है, या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो चलिए डियर अब इसके बारे में हम बात करें तो ये क्या होता है, अ फ्लैश ऑफ लाइट होता है। ठीक है, जब ये कंडीशन आता है यानी कि इस दौरान बीपी बहुत हाई हो जाती है, प्रोटीनूरिया भी होता है, यानी हाइपरटेंशन भी होता है। ठीक है, प्रोटीनूरिया भी होता है और एडिमा भी होता है, और उसके साथ साथ सीजर्स भी आते हैं, झटके भी आते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है। और इस कंडीशन में ऐसा आएगा जैसे ऐसा लगेगा कि कोई अचानक लाइट आए और फिर चला जाए, अंधेरा दिखने लगे, तो ए फ्लैश ऑफ लाइट। ठीक है, टर्म दिया गया था, इसीलिए इसके लिए एक टर्म दिया गया था कि द टर्म एक्लेम्सिया मीन्स अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग। ठीक है, अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग, हाइपरटेंशन विथ कन्वल्सिव सीजर। ठीक है, यानी हाइपरटेंशन भी होगा और उसके बाद कन्वल्सिव यानी कि सीजर, झटके भी आएंगे। टाइप ऑफ सीजर अकर ड्यूरिंग एक्लेम्सिया इज कौन सा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है डियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। और वो क्वेश्चन है कि प्री एक्लेम्सिया में कौन सा सीजर्स आता है, तो ग्रैंड माल सीजर। ठीक है, ग्रैंड माल सीजर आता है। इसका अगर इटियोलॉजी काज की बात पूछे तो इसमें काज अभी एग्जैक्ट काज नहीं पता चल सका है, लेकिन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जो है, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो उसको इंडिकेट करते हैं कि इसी वजह से हुआ है। तो देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर है इटियोलॉजी में। पहला देखिए, एक्लेम्सिया इज यूजुअली प्रोसीड। एक्लेम्सिया जो हमने पिछला वीडियो आप देखे होंगे, तो प्री एक्लेम्सिया का ही सीवियर फॉर्म हो जाता है, सीवियर प्री एक्लेम्सिया और ज़्यादा सीवियर हो जाए तो एक्लेम्सिया में आ जाता है। तो वही कह रहा है, एक्लेम्सिया इज यूजुअली प्रोसीड बाई हेडेक,
हाइपर रिफ्लेक्सिया, विजुअल डिस्टर्बेंस एंड ईपीगैस्ट्रिक पेन। पिछले वाली वीडियो में हमने सीवियर प्रीक्लेम्सिया में बताया था डियर, सीवियर प्रीक्लेम्सिया में यही चारों हमने बताया था, हेडेक, हाइपर रिफ्लेक्सिया और विजुअल डिस्टर्बेंस, यानी कि हेडेक होगा और उसके टेंडन पटेलर और बाइसेप्स रिफ्लेक्स जो हैं यानी कि मोटर रिफ्लेक्स हैं वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टॉनिसिटी हो जाएगा, विजुअल डिस्टर्बेंस होगा और अपर ईपीगैस्ट्रिक पेन होगा। ठीक है, यानी कि अम्बलाइकल नाभि के ऊपर उसको पेन होगा, तो ये हमने बताया। तो कहीं ना कहीं ये संकेत ही था। और हमने प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया का जो है कि साइन सिम्टम हमने बताया था, यही साइन सिम्टम होते हैं, यही अगर हो रहा है फीमेल के साथ जान लीजिए कि वो एक्लेम्सिया कंडीशन में जा रहा है, चारों यही कंडीशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डियर, बात करते हैं हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी। क्या हो जाएगा, हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी। लगातार बीपी बढ़ने की वजह से, लगातार हाइपरटेंशन होने की वजह से ब्रेन में, इस फीमेल के ब्रेन में क्या हो जाएगा, हेमोरेज होने के चांसेस रह जाएगा, हेमोरेज। ठीक है, ब्रेन में हेमोरेज है क्योंकि आर्टरी रप्चर्स हो जाएंगी, क्योंकि बीपी बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें सेरेब्रो सीबीए का भी कंडीशन हो सकता है, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। उसके बाद देखिए, अब लगातार ये तो चलो ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन तब होगा, लेकिन फिर भी अगर अभी भी मैनेज कर रहा है, बॉडी मैनेज कर रही है, अकोमोडेट कर रहा है, मान लीजिए कि लगातार बीपी बढ़ता चला जा रहा है। जैसे देखिए ये ब्रेन की ब्लड वेसल है, ये देखिए ब्रेन की ब्लड वेसल है और इसमें एक्लेम्सिया का केस है और बीपी बढ़ रहा हुआ है। ठीक है, 160 से 110 इससे ऊपर जा रहा है, तो अब ब्लड बार बार जो है कि इस पे प्रेशर देगा वाल पे। ठीक है, ब्लड वेसल के वाल पे प्रेशर देगा, अब प्रेशर जब देगा तो इससे फ्लूइड बाहर आएगा। ठीक है, रप्चर तो नहीं होगा क्योंकि स्मूथ मसल्स का होता है, तो ये अभी इसका डायमीटर फैलेगा। डायमीटर जैसे फैलता है तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और परमिएबल हो जाता है और फ्लूइड जो है बाहर आने लगता है। और जब फ्लूइड ब्लड वेसल से बाहर आने लगे तो फिर क्या हो जाता है, तो इसमें जो है कि देखिए जब ये फ्लूइड अगर बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। अब अगर ब्रेन में एडिमा हो जाएगा तो यहाँ पे इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं एन्सेफेलोपैथी। ठीक है, वैसे स्पाज्म होगा, यानी ब्लड वेसल में स्पाज्म होगा। ठीक है, हेमोरेज होगा, यानी कि वही हमने कहा कि हेमोरेज हो जाएगा। ठीक है, हेमरेज हो जाएगा, इस्चीमिया हो जाएगा ब्रेन में, और एडिमा कंडीशन तो हमने बताया, और सेरेब्रल एडिमा ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, यानी ब्रेन का जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ब्रेन है, ब्रेन के 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में इसमें जो ब्लड वेसल दौड़ी हुई हैं, इसमें सप्लाई की हुई है ब्लड, जो आर्टरी हैं उसमें क्या होगा, बीपी बढ़ेगा तो वहाँ पर रप्चर होकर वहाँ पे क्या हेमोरेज भी हो सकता है, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एडिमा हो सकता है। ठीक है, तो ये होगा ही होगा क्योंकि बीपी बढ़ता ही जा रहा है, एक्लेम्सिया कंडीशन में बीपी बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, ये सीवियर होता है, इस दौरान फीमेल्स की डेथ भी हो सकती है। ठीक, अगर प्रॉपर मैनेज ना किया जाए या टाइमली मैनेज ना किया जाए तो डेथ हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद डियर आगे बात करते हैं, अगला लाइन क्या कह रहा है, अगला लाइन देखिए ये कह रहा है कि सीजर। ठीक है, सीजर या फिर कन्वल्जन, सीजर या झटके जो आएंगे, रिजल्ट व्हेन देयर इज एन एक्सेसिव सिंक्रोनस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेज। सिंक्रोनस यानी कि कंटिन्यू मसल्स का टोनिसिटी बढ़ती ही जा रही है और नर्व इम्पल्स से सोडियम पोटेशियम चैनल लगातार डिसबैलेंस है और इम्पल्स का ट्रांसमिशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं हाइपर रिफ्लेक्सिया कंडीशन ऑफ न्यूरॉन्स विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में जो इलेक्ट्रिकल चैनल हैं, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सोडियम पोटेशियम चैनल हैं, वो डिस्टर्ब हो गया और बहुत तेज़ी से इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा, तो यही तो झटका आता है, टॉनिसिटी बढ़ जाती है। तो ये इटियोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद साइन सिम्टम की बात कर लेते हैं। साइन सिम्टम क्या है, अगर प्राइमरी ग्रेविडा है, मोर प्रॉन टू मल्टी ग्रेविडा। ठीक है, ज़्यादातर प्राइमरी ग्रेविडा में ही ऐसा केस देखने को मिलता है कि प्री एक्लेम्सिया सीवियर होकर एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो गया, मल्टी ग्रेविडा में ऐसा कम देखने को मिलता है।
दूसरा है टाइमिंग ऑफ ऑनसेट कैन बी एंटीपार्टम, यानी कि कब ये स्टार्ट होता है, एंटीपार्टम यानी कि जब अभी प्रेग्नेंट है तभी। द लेबर यूजुअली स्टार्ट एंड इज ऑफ सीरियस टाइप, ठीक है। अब उसी दौरान इतना कंडीशन ख़राब हो जाता है कि लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इंट्रापार्टम पोस्टपार्टम विद इन 48 आवर एंड इट्स इंसिडेंस इज लेस। देखिए इंट्रापार्टम में भी यानी कि डिलीवरी के दौरान भी ऐसा होता है और पोस्टपार्टम में भी होता है, और वो भी कब कितने देर के अंदर, 48 घंटे के अंदर होता है। लेकिन जो है कि ये इससे कम खतरनाक है, यानी एंटीपार्टम से कम खतरनाक है। एंटीपार्टम में जच्चा बच्चा दोनों को खतरा रहता है, और पोस्टपार्टम या इंट्रापार्टम में जो है कि जैसे तैसे करके आप डिलीवरी करा लेंगे। अगर जो है कि 20 वीक से ऊपर है या 20 वीक से ऊपर है, अगर प्रेगनेंसी मान लीजिए 5 महीने से ऊपर की प्रेगनेंसी है, तो इसमें विएबल पीरियड माना जाता है। बच्चे को डिलीवर तो मान लो सिजेरियन से करा लिया, कैसे भी करा लिए, लेकिन मदर को अगर ऐसे कंडीशन मेंटेन रहा तो बहुत खतरा हो सकता है। तो साइन सिम्टम यानी कि लक्षण की बात करें तो क्या होगा इसमें जो है कि टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ कैन एंटीपार्टम और लेबर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीवियर होगा तब। उसके बाद देखिए डियर, अब जो है कि इस कंडीशन में जो सीजर होता है, जो झटके होते हैं, वो झटका जो है कि झटका जो होता है वो कैसे हम पहचानेंगे कि ये कौन सा है और कितने देर तक रहेगा सीजर। देखिए सीजर का मैं एक झटके की बात कर रहा हूँ, एक सीजर की बात कर रहा हूँ, ऐसे मान लीजिए पकड़ने के लिए आपको। तो हम इसमें 2 चीज़ बताएंगे, ध्यान से समझिएगा, टाइम ड्यूरेशन एंड साइन सिम्टम, ठीक है। तो यानी जब झटका आता है तो स्टार्टिंग में उसे क्या कहते हैं, जस्ट ऑनसेट इज सडन, और ऑनसेट इसका बहुत तेज़ी से होता है, सडन होता है, अचानक होता है सीजर। तो फिर भी अगर हम इसको अगर डिवाइड करें कुछ सेकंड के लिए जैसे स्टार्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ इन्वेजन मतलब आ गया, टोनिसिटी बढ़ गई, तो ये कुछ सेकंड तक रहेगा। उसके बाद इस कंडीशन में होगा क्या, उसे क्या होगा, अभी हाथ पाँव नहीं ऐठेगा और हाथ पाँव कड़ा नहीं होगा, मतलब कि हार्ड नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा, लेकिन आंखें रोल करती हैं। इस कंडीशन में आंखें रोल करने लगेंगी, वन साइड ट्विचिंग ऑफ मसल ट्विचिंग स्टार्ट होगा, लेकिन ये सिर्फ कुछ सेकंड तक होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में एंट्री कर जाएगा। तो जब से तक जैसे देखिए अब ये कहिए कि थोड़ा सा आप जो है कि यहाँ से स्विच से, मान लीजिए आपके घर में फ़ैन है, आपने स्विच ऑन किया, ठीक है, स्विच ऑन किया और तुरंत सेकंडों नहीं लगा, एक बार ऑन किया बंद किया, एक बार ऑन किया और तुरंत बंद की दिया, तो आपको सेकंडों लगा होगा बंद करने और ऑन करने में, लेकिन पंखा फिर भी हिल जाएगा। जो डिवाइस होगा आपका, एक बार वहाँ करंट पहुँच ही जाएगा। तो ऐसे ही हमारे शरीर में होता है, जैसे नर्व इम्पल्स से ट्रांसमिशन होता है, तो जब से तक नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन वहाँ तक ना पहुँच जाए, जिसके लिए जा रहा था वो काम न कर दे, तब से तक वो नहीं रुकेगा। तो वही तो झटका होता है, टोनिसिटी बढ़ जाती है, इम्पल्स बहुत तेज़ी से आता है। तो जैसे ही नर्व इम्पल्स तेज़ी से आता है तो उस दौरान कुछ सेकंड तक आंखें रोल करेंगी, मसल ट्विचिंग होगा। फिर अगले स्टेज में जब जैसे इम्पल्स पहुंचेगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये कब तक रहेगा, 15 से 20 सेकंड तक रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस कंडीशन, अब ये जो मसल ट्विचिंग हो रहा था, अब आगे प्रोसेस यही आगे हो गया, सीवियर होना, धीरे धीरे सीवियर होता जा रहा है। अब इस कंडीशन क्या होगा, जनरलाइज्ड टॉनिक मस्कुलर, क्या होगा, टॉनिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में टोनिसिटी बढ़ जाएगी, बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद अगला कह रहा है द फेस डिस्टॉर्टेड, चेहरे का जो है कि हुलिया बदलता जाएगा, फेशियल, आंखें, मुंह टेढ़ा हो जाएगा और ये फेशियल एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, आंखें नाचने लगेंगी, ठीक है। तो इससे तो फेशियल डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। और उसके बाद आईज प्रोट्रूडेड एंड आई प्रोट्रूडेज एंड आर्म आर फ्लेक्स, आई बाहर की तरफ आ जाएंगी, आंखें जैसे कि बाहर की तरफ, जैसे कि आंखें नाचते मतलब कि रोल करते हुए बाहर की तरफ ऐसे आ जाएंगी, हल्का सा, उसका एकदम बाहर नहीं आएगी जी, बाहर निकल के थोड़ी आ जाएगी, ये मत समझना, मतलब आई थिंक जैसे कि लगेगा कि जैसे कि आंखें इसकी बाहर आ रही हैं, ऐसा।
उसके बाद द आर्म आर फ्लेक्स्ड, आर्म क्या होंगे, फ्लेक्स्ड होंगे, ठीक है। फ्लेक्स मतलब मुड़ जाएंगे, हाथ मुड़ जाएगा लेकिन पैर फैल जाएगा। हैंड एंड आर क्लेंच, ठीक है। तो लेग क्या होगा, एक्सटेंड होगा, ठीक है। हैंड क्या होगा, फ्लेक्स्ड होगा, फ्लेक्स्ड, ठीक है। और लेग क्या होगा, पाँव क्या होगा, एक्सटेंड होगा, ठीक है, एक्सटेंड होगा। तो जैसे देखिए मान लीजिए ये है, देखिए ये हाथ है, हाथ इधर की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा। लेकिन पैर की बात करें, पैर की, तो पैर जो है कि ऐसे इधर की तरफ ये फैल जाएगा पैर, और आपस में पैर ऐसे तेज़ी से ऐसे फैल जाएगा, ठीक है। ये तो हाथ जो है कि आपस में ऐसे उलझ जाएंगे और पैर सीधा फैल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है। अब इस कंडीशन में जैसे आता है, क्लेंच होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में पहुंचता है, यानी कि अब धीरे धीरे अब कम होगा। कम कैसे होगा, लास्ट फॉर ए मिनट, और ये कुछ मिनट तक रहता है। जैसे सडनली द आईलिड्स बीइंग टू ओपन, आईलिड्स बीइंग ओपन एंड क्लोज, और क्या होगा, आंखें बंद करने लगेगा, खोलने लगेगा। ब्लिंकिंग बहुत तेज़ी से, आंखें ब्लिंकिंग बहुत तेज़ी से करेंगी। मसल्स ऑफ द बॉडी अल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और लगातार कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे। एंड रिलैक्स फोर्सफुली, और एक साथ अचानक रिलैक्स भी होती हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी देखा होगा आप लोगों ने, तो अचानक जो है बहुत तेज़ी से आता है, ऐठन गोइठन होगा, उसके बाद तुरंत अचानक ही जो है कि देर नहीं लगेगा, आराम से रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, रिलैक्स हो जाएगा और उसे पता ही नहीं रहेगा कि हमें ऐसा हुआ था, ठीक है। ब्लड टिंग फॉर्म एक्जुडेट, ठीक है। तो माउथ से जो क्या जाएगा, माउथ से हो सकता हो में भी जो बलगम आ रहा है या जो बाहर आ रहा है उसमें ब्लड भी मिल सकता है, क्योंकि जो है कि ट्रैकिया और गर्दन जो है इरोज हुआ है, तो उस दौरान जो है कि ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकता है। तो जो भी बाहर बलगम आएगा या जो भी माउथ से झाग आएगा उसमें ब्लड रह सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें ब्लड टिंग फोम एक्जुडेट मतलब झाग, फोम मतलब झाग जैसा माउथ से बाहर आ जाएगा। सेमी कोमा स्टेट या फिर कोमा, यानी कि या तो फिर ये सेमी मतलब बेहोश होगा कुछ समय के लिए, फिर आ जाएगा, और या तो बिल्कुल कोमा में जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी फीमेल में ऐसा दिक्कत, ये डियर सीजर के स्टेज थे। स्टेज फर्स्ट को क्या कहते हैं, इन्वेजन। स्टेज फर्स्ट को कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन, और थर्ड को सीजर कहते हैं। तो ये पकड़ने का आसान तरीका है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह के, इसमें देखिए हमने कहा सेकेंड स्टेज में हमने कहा कि हाथ देखिए क्लेंच हो जाएगा, ये आपस में ये इधर आ रहा है, और पैर देखिए, पैर ये ऐसे फैल जाएगा पैर, ठीक है, ये ऐसे, तो ये हो गया। और फेशियल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो आर्म आर फ्लेक्स्ड, फ्लेक्स मतलब मुड़ जाना। एंड द हैंड आर क्लेंच्ड, ठीक है। एंड हैंड आर, जैसे ये जो है कि ये एल्बो से ये मुड़ जाएगा और ये हाथ आपस में क्लेंच हो जाएंगे, ठीक है। इन जनरलाइज्ड टॉनिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और ये लेग क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये कुछ साइन सिम्टम है पकड़ने का जब सीजर आ जाए, सीवियर हो जाए, तो एक्लेम्सिया केस में डियर, ठीक है। अब आइए नर्सिंग मैनेजमेंट कर लेते हैं। इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। नर्सिंग मैनेजमेंट, बी काम एंड स्टे विथ क्लाइंट एंड कॉल फॉर हेल्प। शांतिपूर्वक माहौल में रखें उसको, काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट रखें, और उसके साथ एक लोग हमेशा रहें। मेंटेन एन ओपन एयरवे फर्स्ट प्रियॉरिटी, पहला काम है कि उसका एयरवे बंद नहीं होना चाहिए कहीं से, यानी कि उसके जो है गर्दन ज़्यादा फ्लेक्स भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा वो भी नहीं होना चाहिए, टॉर्जन मुड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके हेड को एक्सटेंड करके, चिन एक्सटेंड करके रखना है, ठीक है। टर्न ऑन हर साइड आर लेटरल साइड, उसे जो है कि लेटरल साइड में, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन है, लेटरल साइड में नहीं करेंगे तो इसके यूट्रस में जो बेबी है उसको भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और जो है कि बेबी को भी दिक्कत हो जाएगा। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बाय फेस मास्क 8 से 10 लीटर पर मिनट। मॉनिटर फीटल हार्ट रेट पैटर्न फ्रिक्वेंटली, ठीक है। टू गिव मेडिकेशन, क्या देंगे, एंटी कन्वल्सेंट देंगे, कन्वल्सेंट देंगे, इसे क्या बोलते हैं, फेनिटोइन, ठीक है, फेनिटोइन देते हैं, ठीक है, या इसी को इप्सोलिन बोलते हैं, ठीक है, इप्सोलिन। ये टू कंट्रोल द सीजर एज पर ऑर्डर, जैसा ऑर्डर दिया गया हो डॉक्टर के द्वारा।
ड्यूरिंग सीजर डू नॉट फोर्स एनीथिंग एंड प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। जब झटके आ रहे हो तो उसके आसपास कोई नुकीला या फिर हार्म ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखना है जिससे उसको प्रिक हो जाए या कट जाए या वो भी हो जाए, दिक्कत हो जाए। साइड रेल जो है कि जिस बेड पे पड़ी है उसका साइड रेल उठा होना चाहिए। बेड का साइड रेल क्या होना चाहिए, उठा होना चाहिए डियर, ठीक है। बेड का साइड रेल उठा होना चाहिए, ठीक है, जिस बेड पे है वो। तो बेड का साइड रेल उठा होना चाहिए ताकि वो गिरे ना, क्योंकि झटके आते हैं उस दौरान, ठीक है। उसके बाद आपको हमेशा वहाँ पे रहना है। कोई नुकीली ऑब्जेक्ट जो है उसके आसपास उसके बेड पे नहीं रखना है या उसके हाथ में नहीं देना। ड्यूरिंग सीजर ओनली वॉच द उसके जब झटके आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको खड़े होकर देखना है। क्या देखना है, उसके पैटर्न को देखना है और उसके ड्यूरेशन को, किस टाइप का सीजर है और कितने देर तक रहता है, ये देखना है, ठीक है। आफ्टर सीजर मेंटेन पेशेंट एयरवे। सीजर जैसे झटका जाके तुरंत सडनली गायब हो जाए तो उस दौरान पेशेंट का एयरवे क्लियर करिए, पहले सक्शन करिए, क्योंकि झाग निकला होगा, वो निकला होगा, उसके भरा होगा तो वो एस्पिरेट करने का डर रहेगा। तुरंत सक्शन करके उसको पहले एयरवे क्लियर कीजिए, क्लाइंट का माउथ एज पर नीडेड, ठीक है। प्रिपेयर फॉर डिलीवरी आफ्टर स्टेबलाइजेशन ऑफ दी क्लाइंट, ठीक है। अगर 7 से 8 महीने तक की प्रेगनेंसी हो गई है तो सीजर जैसे हट गया तो अब ऐसा करते हैं कि इसको डिलीवरी करा ही देते हैं, ठीक है। हो सकता हो डिलीवरी की वजह से ऐसा हो रहा हो तो इसकी जान जाएगी अगर दोबारा आ गया तो ऐसा, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, डिलीवरी करा देंगे, सिजेरियन चाहे नॉर्मल। उसके बाद डियर अब हम बात करते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन, ठीक है। ये क्या होता है, क्रोनिक हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन दैट ऑब्जर्व बिफोर प्रेगनेंसी। ये कब आता है, प्रेगनेंसी से पहले। ये तो नॉर्मल वुमेन में भी देखने को मिलता है। या फिर दैट इज़ डायग्नोस्ड बिफोर द वीक ऑफ जेस्टेशन, 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। जब 20 वीक से पहले अगर आए, ठीक है, तो उसको क्रोनिक हाइपरटेंशन में रखेंगे, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या है, प्राइमरी ग्रेविडा में ज़्यादा देखने को मिलता है। वुमेन यंगर देन 19 ईयर एंड ओल्डर देन 40 साल, यानी कि 19 साल से कम फीमेल है या फिर 40 साल से ज़्यादा है तो उसमें दे। क्रोनिक हाइपरटेंशन एंड क्रोनिक रीनल डिजीज एंड डायबिटीज़, ठीक है। ये लोग यानी कि जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर है उसमें ऐसा हो सकता है क्रोनिक हाइपरटेंशन, और जो फीमेल जो है 19 ईयर की है, प्रेग्नेंट हो गई है तो उसमें, और कुछ जो है 40 साल के हैं, या फिर पहले से ही हाइपर बीपी के मरीज है तो उसको कंडीशन में। क्रोनिक रीनल डिजीज हो यानी किडनी की कोई डिजीज हो, या फिर डायबिटिक मदर हो तब भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं क्रोनिक। फैमिली हिस्ट्री में भी हो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ऐसा हुआ हो किसी को, जैसे जिस बच्ची को है, जिस फीमेल को है उसकी मदर को ऐसा दिक्कत आया था प्रेगनेंसी के दौरान, उसको भी आते थे ऐसे झटके या इक्लेम्सिया का केस था, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। यानी ये कह लीजिए कि जेनेटिकल भी है, ये हेरिडिटरी, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो इसमें देखिए अगर प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन बना रहा तो कंडीशन क्या हो जाएगा, एब्रप्टियो प्लासेंटा, यानी कि जो प्लासेंटा जो है कि यूट्रस में लगा हुआ है वो छोड़ भी सकता है वहाँ से। उसके बाद डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन हो सकता है, यानी लोअर लिम्ब में पैरों में जो डीप वेन है उसमें क्या हो जाएगा, डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन, उसमें थक्का बन जाएगा, ठीक है, ऐसे। उसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा और प्लासेंटल इनसफिशिएंसी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा, यानी कि WBC RBC का क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होने लगा, और इस दौरान क्या होगा, प्लासेंटल इनसफिशिएंसी, यानी कि प्लासेंटा से ब्लड नहीं आएगा, और ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है या फिर इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकता है, ठीक है। हेल्प सिंड्रोम, हेल्प क्या होता है, हेल्प सिंड्रोम इट इज़ ए लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ प्रीक्लेम्सिया इन विच, एच मतलब हीमोलाइसिस, यानी कि जो RBC WBC थे उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा था, ठीक है। RBC का डिस्ट्रक्शन मतलब कि डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उसे हीमोलाइसिस कहेंगे। EL का मतलब एलिवेटेड लीवर एंजाइम, उस दौरान जो है कि लीवर में जो एंजाइम होंगे उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। LP मतलब लो प्लेटलेट काउंट, ठीक है, लो प्लेटलेट काउंट।
तो ये हेल्प से आप मदद से सिंड्रोम देख सकते हैं, यानी कि जो क्रोनिक हाइपरटेंशन की मदर है उसके अंदर इतना मिल सकता है एक साथ, तो तभी तो इसको सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद डियर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे डियर। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोर्स कर रहे हैं कोई बीएससी जेएनएम एएनएम या फिर कहीं कम्पिटिटिव में जा रहे हो, तो इसको पढ़ लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, चाहे एक कम्पिटिटिव में बैठ रहे हैं और अगर आप कोर्स में कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका पेन रुकेगा नहीं जब आप अच्छे से इसको वीडियो देख के जाएंगे। तो थैंक यू सो मच डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड गुड डे। थैंक यू टू मच।